तो आज हमारा जो टॉपिक है अपील का, जैसा चल रहा था उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर तक मेरा जहाँ तक ख्याल है अपील का फोरम ऑफ अपील तक अपन देख चुके थे, कहाँ होगा अपील, कहाँ की जाएगी, और उसमें कस्टोडियन ऑफ हैवेक्यू प्रॉपर्टी का साइज केस लॉ भी मैंने आप लोगों को एक बार दिखाया था जो है। अब यहाँ से अपने को स्टार्ट जो करना है अपील की प्रक्रिया, अपील की सुनवाई, यहाँ से अपन को शुरू करना है। और पिछले लेक्चर में जैसा मैंने कि आपको बताया था, अपील की जो संदर्भ में प्रक्रिया दी गई है फर्स्ट अपील के बारे में, दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 41। और ऑर्डर 41 के कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को मार्क कराए थे जो मटीरियल रूल्स हैं, जिनका ज़्यादातर माने संभावना रहती है आने की, पूछने की। अब उन रूल्स को आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, माने अब ये आपके ऊपर है, आपकी ईमानदारी कि आपने वास्तव में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है और सिंसियरली पढ़ा है तो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन उनके रूल्स में दिए हैं वह नहीं है। बड़ी एक सामान्य सी प्रक्रिया दी गई है कि जैसे अपील के ज्ञापन में क्या होगा, अपील का ज्ञापन अपील किस प्रकार से ज्ञापन के रूप में पेश की जाएगी, उसकी अंतर्वस्तु क्या होगी। अपील का ज्ञापन पेश होने पर न्यायालय पहले फर्स्ट हियरिंग में उसको खारिज भी कर सकता है। अपील अधीनस्थ न्यायालय को सूचना देना उसके लिए आवश्यक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर 22 के अंतर्गत प्रत्याक्षेप का प्रावधान जैसे दिया गया है, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर में हिंट भी की थी। इनमें आपको मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला भी था, इनको आप पढ़िएगा, और अगर किसी कोई नियम में किसी को कोई शंका है किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न पर, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। बाकी केवल उनको बेयर रीडिंग उस किताब को लेके मैं पढ़ा आपको सुनाऊँ, उसमें मेरे समय को बर्बाद करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो किसी की कोई समस्या वास्तव में जिनाई नगर है, वो भी पढ़ा है, तो ये मत सोचना कि आप केवल मुझे दिखाने के लिए कुछ भी समस्या करके हम पढ़ के आए हैं। मैं टेस्ट कर लूँगा कि हाँ वास्तव में आप पढ़ के समस्या बता रहे हैं कि केवल दिखाने के लिए समस्या बता रहे हैं। अगर आपने कोई वास्तव में पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे को बताइएगा। ये 5 अपन उसको चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर मतलब अपन आप सेकेंड अपील की तरफ अपन प्रोसीड करेंगे। जो है किसी को कोई समस्या, मैं एक बार खास जो नियम मैंने कल आपको बार कराए हैं उनको एक बार बता दे रहा हूँ, और उनका एक ब्रीफिंग आपको दे रहा हूँ मैं, जो है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नियम 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में तो दिया गया है अपील जो है किस प्रकार से वो किया जाता है। अपील नियम 1 में दिया गया अपील का प्रारूप ज्ञापन। तो ज्ञापन की अंतर्वस्तु में, ज्ञापन के अंतर्वस्तु में क्या होगा, नियम 1 के उपनियम 2 में दी गई हैं, माने वो आधार जिन पर आप अपील पर आक्षेप कर रहे हैं। माने विचारण न्यायालय के निर्णय में कहाँ त्रुटि है वो आपको अपील के ज्ञापन में लिखना पड़ेगी, और उस त्रुटि के संबंध में अपील का ज्ञापन आप पेश करें जाएंगे, ये अंतर ज्ञापन में। और उसके बाद में आपका अपील में जो आधार लिए जाएंगे वो क्या आधार होंगे, वो इस समय नियम 2 आदेश 41 का नियम 2 अपील के आधार क्या होंगे। नियम 3 में आपका ज्ञापन का नामंजूर किया जाना या संशोधन किया जाना। माने अगर न्यायालय इस देखता है कि अपील का ज्ञापन पूरे तरीके से आप प्रारूप में सही रूप में नहीं लिखा गया है, ज्ञापन के लिए मैंने आपको बताया था परिशिष्ट जी, अपेंडिक्स जी जो लास्ट में दिया गया है, अपील के तमाम अपील के उनके प्रावधान किस किस केस में किस प्रकार की अपील होगी वो आपने उसके प्रारूप को देख लिया होगा। उस प्रारूप में अपील का ज्ञापन दिया जाएगा। अपील का ज्ञापन अगर प्रारूप में सही तरीके से नहीं दिया गया है तो उसको न्यायालय नामंजूर भी कर सकता है। जैसे ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11 में बाद पत्र का नामंजूर किया जाना, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। उसी तरह यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील रूल 3 के अंतर्गत जो है, अगर मान लीजिएगा ज्ञापन में कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो ज्ञापन को एकदम खारिज नहीं किया जाएगा, पार्टी को डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि भाई इसमें इन पॉइंट पर कुछ संशोधन की आवश्यकता है, उसमें संशोधन न्यायालय करके और उसके बाद में फिर दोबारा पेश किया जाएगा, वो संशोधन उसमें कर दिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका है कई वादियों प्रतिवादियों में से सभी को अपील करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कॉमन कई वादी हैं
और उसमें से ग्रीवांस सबकी बराबर है तो एक वादी भी जो है उसमें से अपील कर सकता है। अगर प्रतिवादी का अपील करना है तो कई प्रतिवादी हैं और उनकी कॉमन ग्रीवांस है तो उनमें से एक प्रतिवादी भी अपील कर सकता है। तो ये आपका हो गया रूल 1 से लेकर 4 तक के बीच की व्यवस्थाएं जो है। इसके बाद में आपका रूल 5। रूल 5 जो है ना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 5 में क्या है, एग्जीक्यूशन का रोका जाना। जैसे ट्रायल कोर्ट ने जहाँ डिग्री पारित कर दी, अब ट्रायल कोर्ट ने जब डिग्री पारित कर दी तो उस डिग्री का निष्पादन किया जाएगा। लेकिन अगर वाली जो पक्षकार जिसके विरुद्ध डिग्री पारित हुई है वो उस निर्णय और डिग्री के विरुद्ध अपील करने जा रहा है तो ट्रायल कोर्ट से भी ये कह सकता है, बोले साहब मुझे को अभी इस निर्णय के विरुद्ध अपील करनी है, जब तक मैं अपील न्यायालय से स्टे लाता हूं तब तक आप इसको रोक दीजिएगा। रूल 5 का सब रूल 5 देखिएगा जो है, नहीं सब रूल 3, सब रूल 1, सब रूल जिस न्यायालय में डिग्री पारित किया उसी के लोअर, सब रूल 2 में, रूल 2 का सब रूल 2, रूल 5 का सब रूल 2। रूल 5 का जो रूल 1 है वो अपील न्यायालय में है। माने जैसे ही आप अपील फाइल करते हैं अपील न्यायालय उसमें आपको डिग्री को निष्पादन को रोक देगा। लेकिन अपील करने जाएंगे उस बीच में अगर डिग्री का निष्पादन हो गया तो आपका अपील करने का महत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए रूल 2 के अंतर्गत उसी न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है अपील करने तक और अपील न्यायालय से स्टे लाने तक जो है उसको रोक दिया जाएगा डिग्री के निष्पादन को। तो ये रूल 5 थोड़ा देख लीजिएगा। रूल 5 के बाद में आपको बताया है रूल 9 और रूल 10 अपील ग्रहण करने की प्रक्रिया। इस पर पिछले उस पर मैंने शायद आपको चर्चा भी किया था रूल 9 और 10 के बारे में। रूल 9 और क्या कहता है, अपील का ज्ञापन पेश कहाँ किया जाएगा। इस पर मैंने कुछ आपको केस लॉ भी लिखाए थे जो है। तो रूल 9 ये कहता है कि जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है यानी विचारण न्यायालय, उसी में अपील पेश की जाएगी। लेकिन इसके बाद में वो न्यायालय उसको कैसे भेजेगा, आगे कैसे फॉरवर्ड करेगा, इस बारे में कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है। और ये रूल 9 1999 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है जो 1 जुलाई 2002 से प्रभावशील हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर भी एक चीज़ और भी, जैसे कि हमने अभी देखा रूल 5 में अपील न्यायालय में अपील पेश करने के बाद वहाँ से स्टे लिया जाता है। अब अपील जब उसी न्यायालय में पेश कर रहे हैं तो उसी न्यायालय से स्टे कहाँ तक आएगा, केवल अपील करने तक। अब अपील आप कहाँ करने जा रहे हैं उसी न्यायालय में, वो कहाँ से फॉरवर्ड करेगा इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन का केस मैंने पिछले लेक्चर में आपको नोट कराया था, उसमें इस कंट्रोवर्सी को मैंने कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी पक्षकार ये चाहता है कि मैं अपील न्यायालय में डायरेक्ट ही अपील करूंगा तो उसको रोकने के संबंध में रूल 9 ये जरूर कहता है कि जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है उसमें अपील का ज्ञापन पेश किया जाएगा। लेकिन वो ज्ञापन आगे कहाँ क्या होगा इस बारे में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि अपील न्यायालय में डायरेक्ट आप पेश नहीं कर सकते। जो धारा 96 क्या कहती है, फर्स्ट अपील की जो धारा 96 है उस न्यायालय में अपील पेश की जाएगी जो न्यायालय उस डिग्री के विरुद्ध अपील सुनने के लिए प्राधिकृत है। तो आप अपील न्यायालय में डायरेक्ट अगर डिग्री के निर्णय के अगेंस्ट में अगर अपील पेश करते हैं तो उस पर कोई रोक नहीं है। तो आप अपील न्यायालय में डायरेक्ट भी अपील पेश कर सकते हैं। ठीक है, सलेम बार एसोसिएशन वाला केस खासकर इसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है। जो नीचे 11 में जैसे आपको बताया रूल 11 इसका जो है, निचले न्यायालय को सूचना भेजे बिना अपील का खारिज करने की शक्ति। माने अपील अगर उचित रूप से नहीं तैयार की गई है या संशोधन उसमें करने के लिए न्यायालय को कहा गया और संशोधन अगर उसमें टाइम से नहीं किया गया है, तो जैसे आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र खारिज करने का व्यवस्था है, उसी प्रकार से आदेश 41 के नियम 11 में अपील के ज्ञापन को भी प्रारंभिक अवस्था में ही खारिज किया जा सकता है। ये नियम 11 की व्यवस्था। नियम 11 के बाद में नियम 12 के अंतर्गत आपका है
अपील की सुनवाई के लिए दिन, माने जैसे मान लीजिए न्यायालय द्वारा नियम 11 के अंतर्गत अपील को खारिज नहीं किया जा रहा। न्यायालय का मत ये है कि भाई अपील में डिबेटेबल क्वेश्चंस है, इन पर आगे सुनवाई होना है, तो फिर सुनवाई के लिए उसमें तारीख तय करेगा। तो नियम 11 जो आपका है उसके लिए शायद पिछली लेक्चर में मेरे को ऐसा ध्यान है, मैंने बताया था, इट इज़ नोन एज मोशन हियरिंग, प्रारंभिक सुनवाई जिसे हम कहते हैं। तो ये प्रारंभिक सुनवाई में न्यायालय अगर ये पाता है कि अपील में सुनवाई योग्य नहीं है या अपील प्रॉपर रूप से ज्ञापन पर तैयार नहीं की गई है तो उसको वहाँ पर खारिज भी कर सकता है, और वरना सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाएगी। और सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाएगी। अब यहाँ पर नियम 13 जो आएगा 12 के बाद में, इसको विलोपित कर दिया गया है 1999 के संशोधन द्वारा। यहाँ फिर वही आ जाएगी आप नियम 9 वाली स्थिति में कि अपील का ज्ञापन ट्रायल कोर्ट में पेश तो कर दिया, ट्रायल कोर्ट को भेजने की कोई प्रक्रिया इसमें दी नहीं है। ट्रायल कोर्ट अपना रिकॉर्ड अपील न्यायालय को कब भेजेगा, कैसे भेजेगा, इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। तो इसलिए उस व्यवस्था को 13 अभी जो प्रैक्टिकल जो अभी प्रचलन में है, संशोधन के बावजूद भी अभी प्रक्रिया वही चल रही है। अपील न्यायालय में डायरेक्ट अपील पेश होती है और अपील न्यायालय में पेश होने के बाद में अपील न्यायालय ट्रायल कोर्ट को नोटिस भेजता है और ट्रायल कोर्ट का जो रिकॉर्ड जो है अपील की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। और अपील की सुनवाई के लिए नियम 12 के अंतर्गत जो है एक तारीख निश्चित की जाती है और उस तारीख तक ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड सुनवाई के लिए अपील न्यायालय के समक्ष आ जाता है। इसके बाद में नियम 14 में है अपील की सुनवाई के लिए दिन की सूचना का प्रकाशन और तामील। ये उसी प्रकार से जैसे अपन वाद पत्र को रजिस्टर करने के बाद प्रतिवादी को जैसे संबंध सूचना भेजते हैं सुनवाई के लिए, उसी प्रकार से प्रत्याशी जो होता है, रेस्पोंडेंट जो होता है, उसके लिए सूचना भेजी जाती है। लेकिन इसी में नियम 14 को अगर आपने पूरा पढ़ा हो तो इसमें एक व्यवस्था वो भी दी गई है कि यदि विचारण न्यायालय के समक्ष कोई पक्षकार एक्स पार्टी रहा है तो उसे सूचना भेजना आवश्यक नहीं है। नियम 14 का उपनियम 3 संभवतः देखिएगा, प्रत्याशी पर अपील के होने की सूचना के साथ अपील का ज्ञापन की प्रति जाएगी और अपील के सूचना की तामील करवा सकेगा। उपनियम 1 के अंतर्गत उपनियम 4 देखिएगा नियम 14 का। उपनियम 1 के में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी अपील की अनुसांगिक किसी कार्रवाई की सूचना की तामील अपील न्यायालय द्वारा प्रथम बार के पक्षकार बनाए गए किसी व्यक्ति से भिन्न किसी भी प्रत्याशी पर करना आवश्यक नहीं होगी जब तक कि इस बारे में उपचार न हुआ हो या तामील के लिए कोई पता फाइल नहीं किया हो। ट्रायल कोर्ट में एक्सपार्टी रहा है या अपील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, उसको कोई सूचना भेजने का जब तक कोई पता नहीं होगा तो सूचना कहाँ भेजी जाएगी। तो ये इसमें थोड़ी ये सारे के सारे नियम एक प्रक्रिया के रूप में है कि अपील न्यायालय किस प्रकार से आगे अपनी प्रक्रिया को बढ़ाएगा। जैसे वेरियस स्टेजेज ऑफ सिविल ट्रायल की जो आपकी 17 स्थितियाँ मैंने बताई थी, उसी प्रकार से वेरियस स्टेजेज ऑफ अपील की क्या है, किस प्रकार से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, वो आदेश 41 के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया दी गई है जो है। इसके बाद में आता है रूल 16। रूल 16 में सुनवाई का अधिकार, शुरू करने का अधिकार। कौन शुरू करेगा अपील की सुनवाई? आदेश 18 का नियम 1, साक्ष्य प्रारंभ करने का अधिकार किसको है? ट्रायल जब शुरू होती है तो ट्रायल का यहाँ पर अपील न्यायालय के समक्ष साक्ष्य तो होना नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट हियरिंग होनी है। लेकिन ट्रायल कोर्ट में क्या है, इश्यूज फ्रेम होने के बाद में पहले एविडेंस स्टार्ट होती है। तो एविडेंस किस प्रकार से स्टार्ट होगी, आदेश 18 के अंतर्गत की पूरी व्यवस्था दी गई है। और आदेश 18 का नियम ये कहता है कि हु विल स्टार्ट, तो उसी प्रकार से यहाँ नियम 16 जो कहता है आदेश 41 का, हु विल स्टार्ट टू आर्ग्यू द अपील। सीधा सीधा जवाब है अपीलार्थी, जिसको कि उस डिग्री से ग्रीवांस है, जिसने डिग्री में अपने ज्ञापन में आधार बताए हैं, वो अपील के ज्ञापन पर अपनी पहले सुनवाई शुरू करेगा। जो अपील नियत दिनांक को ऐसे किसी अन्य दिनांक को जिसके सुनवाई से अपीलार्थी की अपील के समर्थन में सुना जाएगा। और यदि न्यायालय अपील को तुरंत खारिज न कर दे तो अपील के विरुद्ध प्रत्याशी को और ऐसी अंतर हकदार होगा।
पहले अपीलार्थी को सुनेंगे। मान लीजिए अपीलार्थी को सुनने के बाद ही न्यायालय का मत ये है कि अपील में कोई दम नहीं है, तो वहाँ भी खारिज कर सकता है, प्रत्यर्थी को सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कहता है नहीं, इमीडिएटली खारिज करने का कोई आधार नहीं है, तो अपील के समर्थन में जो अपीलार्थी ने कहा है, तो उसी प्रकार से उसके विरोध में प्रत्यर्थी क्या कह रहा है, रेस्पोंडेंट क्या कह रहा है, उसको रेस्पोंडेंट को सुना जाएगा। तो ये नियम 16 आपका जो है शुरू करने का अधिकार किसका है? अपीलार्थी के विक्षेप के लिए अपील का खारिज किया जाना, नियम 17। माने अगर अपील के लिए सुनवाई के लिए तारीख नियत कर दी है और अपीलार्थी अगर उस दिन हाजिर नहीं है, तो जैसा आदेश 9 के अंदर के प्रावधान थे, बाद पत्र पेश होने के बाद अगर मान ले वादी उपस्थित नहीं हो रहा है तो बाद खारिज कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ अपील का ज्ञापन, अपील खारिज कर दी जाएगी। इसमें और एक महत्वपूर्ण जो आपका है, थोड़ा सा नियम 22 खासकर देख लीजिए, जो ज़्यादा महत्व का है, प्रत्याक्षेप के बारे में जो बताता है। व्हाट इज क्रॉस ऑब्जेक्शन? प्रत्याक्षेप आखिर है क्या? ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम के बारे में आपने पढ़ा है। वहाँ माने प्रतिवादी वादी के दावे में, अगर वादी के दावे के विरुद्ध उसको भी कोई अधिकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो वहाँ अपना प्रति दावा, काउंटर क्लेम, उसी दावे में न्यायालय में पेश कर सकता है। वही स्थिति यहाँ पर है आदेश 41 नियम 22 में। और आदेश 41 नियम 22 में क्या है? अपीलार्थी को अपील करने के बाद जब अपील के ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रत्यर्थी को दी जाती है, प्रत्यर्थी ने कोई अपील करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी कौन होगा? अपील कौन करेगा? जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है। माने प्रत्यर्थी के फेवर में है वो डिग्री, लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन है प्रत्येक, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पिछले उस पर बताया था, सपोज करिए 5 वाद प्रश्न उसमें प्रकरण में बनाए गए हैं, 3 वादी के फेवर के हैं, माने वादी को प्रमाणित करना है, 2 प्रतिवादी को प्रमाणित करना है, या 4 वादी को प्रमाणित करना है, 1 प्रतिवादी को प्रमाणित करना है। न्यायालय का जो निष्कर्ष रहा, वादी के पक्ष में डिग्री पारित की गई, लेकिन जो प्रतिवादी के समर्थन में जो वाद प्रश्न थे, उनका भी निष्कर्ष जो है प्रतिवादी के फेवर में दिया गया है। हालांकि डिग्री वादी के फेवर में हुई है, प्रतिवादी अपील करेगा, और प्रतिवादी जहां अपील करेगा तो जो प्रतिवादी के फेवर में जिस वाद प्रश्न का विनिश्चय हुआ है, वादी उसके संदर्भ में क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है आदेश 41 नियम 22 के अंतर्गत कि साहब ये जो 2 वाद प्रश्न प्रतिवादी के फेवर में डिसाइड हुए हैं, ये भी उसके फेवर में डिसाइड नहीं होना चाहिए थे। और इसके लिए इसकी प्रक्रिया नियम 22 में दी गई है। 1 माह की अवधि दी गई है सम्मन की तामील होने के बाद। अपील देखिएगा, इसको 22 को पढ़ेंगे आप, जो है निचले न्यायालय के विरुद्ध किसी भी विवाह की वाद निर्णय उसके पक्ष में होना चाहिए था और डिग्री उसके विरुद्ध प्रत्यार्थी कर सकेगा। न्यायालय उस तारीख से 1 मास के भीतर जिस पर उस पर अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक तामील की गई है। माने जैसे सम्मन की जैसे तामील हुई उस पर अपील की सुनवाई के लिए, उसके 1 माह के अंदर वो अपना क्रॉस ऑब्जेक्शन पेश कर सकता है। नियम 23 में है आपका प्रतिप्रेषण का, रिमांड, मामले का अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण। प्रतिप्रेषण क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय को ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया है, या एक आध कोई इशू ऐसा रह गया है जिसको डिसाइड नहीं हो पाया है, या एक आध इशू पर कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। यानी किसी भी आधार पर अगर अपील न्यायालय ये चाहता है कि विचारण न्यायालय से कुछ स्थिति स्पष्ट करानी है, या विचारण न्यायालय से कोई जानकारी चाहनी है, या कोई इशू डिसाइड होना है, या कोई नया इशू बनाया, ऑर्डर 41 के नियम 25 में बताया गया है इशू फ्रेम करने की अधिकारिता अपील न्यायालय को है। तो ऐसी स्थिति में अपील को पेंडिंग रखा जाएगा, और अपील को पेंडिंग रखते हुए ट्रायल कोर्ट को वो केस वापस भेजा जाएगा
इस डायरेक्शन के साथ कि इन बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आप दोबारा से अपील न्यायालय को भेजिएगा जो है। तो ये नियम 23 में है। नियम 25 में आपको एडिशनल इश्यूज के बारे में बताया गया है। अगर मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण कोई बात पर से बनाने से रह गया है या कोई बात पर से गलत तरीके से बना दिया गया है तो अपील न्यायालय को भी ये अधिकारता है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने जब आपको आदेश 14 पढ़ाया, आदेश 14 का नियम 5, उस समय मैंने आदेश 41 का नियम 25 रिफर किया था मैं नहीं समझता कि आप लोगों को ध्यान है या नहीं है, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को अगर संशयली ध्यान में रखा होगा तो आदेश 14 का नियम 5 में वाद प्रश्नों को संशोधित करने की, नया वाद प्रश्न बनाने की, वाद प्रश्न कोई गलत बन गया है तो उसे काटने की, ये सारी शक्तियाँ विचारण न्यायालय को आदेश 14 के नियम 5 में दी गई हैं। और विचारण न्यायालय अपनी इस पावर का उपयोग एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल, वह शब्द आदेश 14 का नियम 5 आप पढ़ेंगे तो बाद के किसी भी प्रकरण में बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, माने फाइनल हियरिंग दोनों पक्षों की साक्ष्य हो चुकी है, दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद प्रकरण को निर्णय के लिए नियत कर दिया गया है। जब न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के लिए प्रकरण की स्टडी की गई तब मालूम पड़ा कि ये बात पर से गलत बना है, इसमें संशोधन होना चाहिए, या एक मटेरियल किसी फैक्ट पर बात पर से बना ही नहीं है, इसमें नया बात पर से बनना चाहिए, या कोई बात पर से गलत तरीके से बना गया है उसको संशोधन करना है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आदेश 14 के नियम 5 में दी गई हैं। तो निर्णय पारित करने के पहले कभी भी ये कार्रवाई ट्रायल कोर्ट कर सकता है। और इसका महत्व उसी समय मैंने आपको ये बताया था कि इस चीज़ से और आपको समझ में आएगा कि आदेश 41 नियम 25 में भी वही व्यवस्था अपील न्यायालय के लिए भी दी गई है। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट से भी ओवरलुक हो गया, कोई इश्यू नहीं बना है या गलत बन गया है, संशोधन होता है, नया बनाना है, तो अपील न्यायालय भी सारी कार्रवाई आदेश 41 नियम 25 के अंतर्गत कर सकता है। और जहाँ नया कोई इश्यू बनेगा तो उस नए इश्यू पर एविडेंस भी आएगी, उसमें दोबारा से जजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए वही नियम 23 जो हमने अभी देखा, प्रकरण को रिमांड किया जाएगा, प्रतिप्रेषित किया जाएगा विचारण न्यायालय को कि इस इश्यू पर आप दोबारा से आ गए साक्ष्य, केवल उस इश्यू तक सीमित रहेगी, पूरी रीट्रायल नहीं होगी। रीट्रायल नहीं होगी, केवल जो एक इश्यू बना है उस इश्यू के उस अंदर में साक्ष्य ली जाएगी और उस साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए फिर से नया जजमेंट लिखा जाएगा और उस जजमेंट को फिर अपील न्यायालय को भेजा जाएगा, तब उस अपील का निराकरण होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं अपील न्यायालय की भी हैं। अपील न्यायालय और नियम 25 न्यायालय की अतिरिक्त नियम 27 में अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति है। आदेश 18 में नियम 17A 2002 के संशोधन द्वारा रिपील कर दिया गया, उसको पहले था, संशोधन से पहले नियम 17A था। वो नियम 17A क्या था? वो नियम 17A यही था कि प्रकरण का विचारण चल रहा है, विचारण माने दोनों पक्षों की साक्ष्य पूरी होने के उपरांत निर्णय घोषित होने के पहले दोनों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय से ये निवेदन कर सकता था कि साहब एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी था जो उस समय हम पेश नहीं कर सके, अभी पेश करना उसको आवश्यक है। लेकिन उस नियम का सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा होता था। विलंब के लिए जो पक्षकार ये देखता था कि हमारा प्रकरण कमजोर है, वो जबरदस्ती हियरिंग के बाद और निर्णय पारित होने के 2 दिन पहले का आवेदन लगा देगा, बोले साहब ये साक्षी और है, इसको सब बुलाना है, साहब बहुत महत्वपूर्ण है उस समय। अब आप आवेदन को आउटराइट खारिज नहीं कर सकते भाई। आवेदन जिस पक्षकार ने दिया है उसको ये कह सकते कि नहीं, हम अब तो आवेदन लिया जाता। उसके दूसरे पक्षकार, मान लीजिए दूसरा पक्षकार वहाँ है भी, तो दूसरा पक्षकार ये कह रहा है कि साहब मेरे को जवाब भी नहीं देना, आप सुन लो। अब वो आवेदन देने वाला उसका आर्गूमेंट तो मैं कल करूँगा, माने वो निर्णय के लिए वो आवेदन केवल पेश ही इस मतलब से किया गया है कि प्रकरण में विलंब हो।
तो इसलिए उस नियम को आदेश 18 का नियम 17A है, जरा थोड़ा कंफर्म कर लेना, जो रिपील कर दिया गया है। 17A है ना, उसको 2002 का जो संशोधन 1 जुलाई से लागू हुआ उसके द्वारा उसको हटा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आदेश 41 में नियम 27 अभी मौजूद है। आदेश 41 में नियम 27 में भी वही प्रावधान दिया गया है अतिरिक्त साक्ष्य के बारे में। अपील न्यायालय के समक्ष भी कोई भी पक्षकार किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य की अगर कमी रह गई है जिसको लाना है और पर्याप्त कारण उसको उस समय ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करने का वो कारण न बताता है, तो अपील न्यायालय उस अतिरिक्त साक्ष्य को ग्रहण कर सकता है, स्वयं भी साक्ष्य ले सकता है और उस केस को रिमांड भी कर सकता है ट्रायल कोर्ट के लिए उस पॉइंट पर साक्ष्य लेने के लिए। तो अतिरिक्त साक्ष्य का प्रावधान वहाँ 18 में नियम आदेश 18 के नियम 17A को रिपील जरूर कर दिया, लेकिन आदेश 41 का नियम 27, भाई किसी भी पक्षकार को अगर वास्तव में अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए आदेश 41 में नियम 27 अभी भी है। तो नियम 27 में अतिरिक्त साक्ष्य की व्यवस्था दी गई है। नियम 27 के बाद में आपको बताया है नियम 30। नियम 28 में अतिरिक्त साक्ष्य लेने की रीति बताई गई है, वो देख लेना। नियम 30 में निर्णय कब और कहाँ सुनाया जाएगा। जैसे ट्रायल के उपरांत आदेश 20 में आपने पढ़ा निर्णय और डिग्री के बारे में, उसी तरह आदेश 41 का नियम 30 जो है निर्णय के बारे में कहता है कि निर्णय कब और कहाँ सुनाया जाएगा। कॉमन सेंस से अगर हम सोचें तो जैसे ही हियरिंग कंप्लीट होती है निर्णय तत्काल सुनाया जा सकता है, और अगर तत्काल नहीं सुनाया जा रहा है तो कोई तारीख नियत कर दी जाएगी और पक्षकारों को उसकी सूचना दी जाएगी, जजमेंट के लिए डेट फिक्स कर दिया जाएगा। तो नियम 27 में उसका निर्णय है। निर्णय की अंतर्वस्तु क्या होगी ये आपका नियम 31 में दिया गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें निर्णय में आएंगी जो है। जैसा कि हमने ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बारे में पढ़ा था, आदेश 32 का कौन सा नियम, सॉरी आदेश 20 का, एसेंशियल्स ऑफ द जजमेंट, आदेश 20 का नियम 4। मेरे को लग रहा है कि मेरी सारी की सारी मेहनत आप लोग बेकार करने जा रहे हैं जो, हाँ इतने दिन से मैं आप लोगों को आदेश 20 का नियम 4 में मैंने ये बताया है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए जजमेंट, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण, विचारणीय प्रश्न, उन पर निष्कर्ष और निष्कर्ष के आधार, ये 4 चीजें आदेश 20 के नियम 4 में दी गई है जो है कि नहीं है। उसी प्रकार से अपील न्याय के निर्णय में क्या होगा, आदेश 41 का नियम 31 ये कहता है अवधान प्रश्न। अवधान प्रश्न से तात्पर्य क्या है, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, माने अपील का निराकरण किन बिंदुओं पर होना है। जिस प्रकार से वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र के अभिवचनों के आधार पर वाद प्रश्न बनाए जाते हैं आदेश 14 के अंतर्गत, वो वाद प्रश्न क्या है, प्रकरण के विचारण के लिए विचारणीय बिंदु होते हैं जो है, जिन पर एविडेंस आती है। उसी प्रकार से अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के निर्णय को किन किन बिंदुओं पर आक्षेपित किया है और उन आक्षेपों के बारे में प्रत्यार्थी का क्या कहना है, इन चीजों को विचार में करते हुए उसके पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन इसमें बनाए जाते हैं कि अपील का निराकरण में किस तरह। जैसे मान लीजिएगा साक्ष्य की उचित विवेचना नहीं की है, ऐसा कोई ज्ञापन न दिया है, किसी भी साक्षी के होता है कि साक्षी की इस बिंदु पर उचित विवेचना नहीं की है, तो वहां पर क्या विवेचना, क्या इस साक्षी की उचित विवेचना की गई है या उचित विवेचना है, तो ये सारे के सारे आधार प्रश्न उस अपील के निराकरण के लिए वहाँ बनाए जाएंगे। उन पर विनिश्चय क्या होगा, वो होगा, विनिश्चय के लिए कारण दिया जाएगा, माने ये तीनों चीज़ें उसी प्रकार की है। यहाँ पर
निर्णय में हालांकि यहाँ इसमें नहीं दिया है, अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और उसमें आधार प्रश्न विचार, उन पर विनिश्चय के कारण और डिग्री पर अपील की गई है। और ये सारी चीज़ें जो बताई हैं यहाँ भी अपील में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकली में भाई जब तक प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आधार प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो इसलिए अपील का जब जजमेंट लिखा जाता है तो अपील के जजमेंट में भी अपील किन आधारों पर की गई है, प्रकरण के फैक्ट क्या हैं और उन आधारों पर अपील न्यायालय ने क्या आधार प्रश्न किए हैं। आधार प्रश्न उन फैक्ट के आधार पर ही बनाए जाएंगे। तो प्रकरण का संक्षिप्त विवरण भी उसमें दिया जाता है। माने हालांकि इसमें नहीं दिया है, यहाँ नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन आधार प्रश्न हम निर्धारण कहाँ से करेंगे जब तक कि फैक्ट्स नहीं होंगे। मान लीजिए सेकंड अपील में जाना है, अपील न्यायालय की फर्स्ट डिग्री के खिलाफ सेकंड अपील में अगर जाना है पक्षकार को, जिसके विरुद्ध वो अपील का डिसीजन हो रहा है, तो प्रश्न जो बनाए हैं वो आधार प्रश्न उचित बने हैं या नहीं बने हैं, ये सेकंड अपील में न्यायालय कैसे देखेगा जब तक कि प्रकरण के फैक्ट उसमें निर्णय में नहीं होंगे। तो इसलिए प्रकरण के फैक्ट जो है निर्णय में होना, ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये किताबी लिखी हुई चीज़ नहीं है ये जो है। तो प्रैक्टिकली आपको उसके फैक्ट्स देना पड़ेंगे और उन फैक्ट्स के आधार पर क्या क्या आधार साक्ष्य आई है, वो साक्ष्य के अनुसार क्या एप्रिसिएशन करके क्या निष्कर्ष निकाला है। तो आपने जो आधार प्रश्न किए हैं उन पर जो निश्चय किया है उस विनिश्चय के आधार उसमें देना पड़ेंगे कि ये न्यायालय का निर्णय उचित है या नहीं है। ये आपके इसी और निर्णय के अनुरूप ही उसमें डिग्री तैयार की जाएगी। तो दीज आर दी रूल्स आपके किस प्रकार से किसी भी अपील की सुनवाई होती है और अपील में निर्णय किस प्रकार से पारित किया जाता है। तो दिस इज योर फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील के बाद में आता है आपका सेकंड अपील के प्रावधान। सेकंड अपील क्या होती है? धारा 100 में सेकंड अपील के प्रावधान दिए गए हैं और सेकंड अपील की जो प्रक्रिया है वो दी गई है आदेश 42। तो सबसे पहले हम देखें कि सेकंड अपील होती क्या है। धारा 100 में अगर देखें आप, उस पर वर्ड लिखा है द्वितीय अपील। फर्स्ट अपील कौन सी हुई? अपील अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री, मूल डिग्री के विरुद्ध जो अपील की गई है दैट इज नोन एज द फर्स्ट अपील। और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट द्वारा जो डिग्री पारित की गई है उस डिग्री से अगर किसी व्यक्ति को, किसी पक्षकार को कोई व्यथा है, उससे उसको कोई पीड़ा है, उसके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तब वो सेकंड अपील में जा सकता है। और सेकंड अपील के लिए जो धारा 100 जो कहती है वो धारा 100 के अनुसार सेकंड अपील हमेशा उच्च न्यायालय में ही दायर होती है। फर्स्ट अपील के लिए न्यायालय का नाम धारा 96 में नहीं दिया है, क्योंकि फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी हो सकती है और फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में भी हो सकती है। अगर सिविल जज द्वारा ट्रायल की गई है और फर्स्ट ओरिजिनल डिग्री सिविल जज ने पारित किया है तो फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज की होगी। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने ही ओरिजिनल डिग्री पारित की है तो उसकी फर्स्ट अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। और जहाँ फर्स्ट अपील ही हाई कोर्ट में हुई है तो फिर सेकंड अपील कहाँ होगी? पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं उसको जो है अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट। अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान धारा 109 में दिए गए हैं और धारा 109 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है अपील की और उसकी प्रक्रिया आदेश 45 में बताई गई है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो अपील होगी उसकी प्रक्रिया, तो उच्चतम न्यायालय मतलब कहने का तात्पर्य है, ये इस रेफरेंस में आप ध्यान रखिएगा कि वो जो एक प्रश्न मेरे सामने आया था उसका आज फाइनल जवाब दे रहा हूँ माने में, कि जहाँ जिला न्यायाधीश द्वारा अगर प्रथम अपील ओरिजिनल डिग्री अगर पारित की गई है तो उसकी द्वितीय अपील कहाँ होगी? प्रश्न ये है, जिला न्यायाधीश द्वारा ओरिजिनल डिग्री पारित की गई है
ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा की गई है तो उसकी सेकंड अपील क्या हो, क्योंकि फर्स्ट अपील तो हाई कोर्ट में होगी धारा 96 के अनुसार, लेकिन धारा 100 में सेकंड अपील का जो प्रावधान है वो हाई कोर्ट में ही है। तो हाई कोर्ट में जब फर्स्ट अपील की है तो सेकंड अपील हाई कोर्ट में कैसे होगी? तो उसके लिए हमको देखना है धारा 109, उसकी अपील जाएगी 100, और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 133 में व्यवस्था दी गई है कि सिविल, मैंने आपको पिछले पर सारी चीज़ें नोट कराई हैं, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया हो और उसको पढ़ा हो तो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को लिए, और उसके लिए व्यवस्था है, धारा 109 में भी है और अनुच्छेद 133 में भी है। उसमें हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस प्रकरण में विधि का एक सारवान प्रश्न उद्भूत हो रहा विलिप्त है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का, ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी जाएगी हाई कोर्ट की फर्स्ट डिग्री के विरुद्ध जबकि वो प्रश्न लॉ संबंधी हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द मास पब्लिक, पहली चीज। दूसरी चीज, हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट में ये भी देना पड़ेगा कि दिस क्वेश्चन इज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि उच्चतम न्यायालय को इस प्रश्न का निर्धारण करना है, इस प्रश्न का निर्धारण अभी तक हुआ नहीं है। तो धारा 109 और अनुच्छेद 133 संविधान का आप पढ़ें तो उनमें आपको ये दो चीजें मिलेंगी कि सेकंड अपील डिस्ट्रिक्ट जज की मूल डिग्री के विरुद्ध कहाँ होगी। अब एक प्रश्न ये आता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कब जाएगी? जब हाई कोर्ट द्वारा वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो धारा 109 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट किस बात ही सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुनेगा। मान लीजिए हाई कोर्ट का दृष्टिकोण ये कि नहीं, ऐसा कोई लॉ का क्वेश्चन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाए, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। माने ये प्रश्न अब आपके दिमाग में आ सकता है कि हाई कोर्ट अगर प्रश्न सर्टिफिकेट देने से मना ही कर दे तो आर्टिकल 133 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो फिर पक्षकार के पास में क्या उपचार है? उसके लिए आप आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल लीव पिटीशन जिसको हम कहते हैं SLP, स्पेशल लीव पिटीशन आपको फाइल करना पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, और उस स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और अगर वो ये देखता है कि हाँ वास्तव में इसमें इसके साथ में कुछ अन्याय हुआ है, उसको सुना जाना आवश्यक है, तो वहाँ 136 में जाके फिर वो सुना जाएगा। बट दैट इज नॉट ए सेकंड अपील, दैट इज नॉट ए सेकंड अपील। आर्टिकल 133 और धारा 109 के अंतर्गत भी वो सेकंड अपील नहीं है, वो भी सेकंड अपील नहीं है। ये दोनों ही प्रावधान स्पेशल प्रावधान हम कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की ओरिजिनल डिग्री के विरुद्ध, जहाँ हाई कोर्ट के द्वारा फर्स्ट अपीलेट डिग्री पारित की गई है, और उस डिग्री से अगर किसी पक्षकार को पीड़ा है तो उसके साथ में क्या उपचार है, उसके लिए क्या उपचार, क्या इलाज उसका उपलब्ध है। तो आप दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो धारा 109 और आर्टिकल 133। लेकिन धारा 109 और आर्टिकल 133 के लिए हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट का बंधन है, और हाई कोर्ट का दृष्टिकोण ये है कि नहीं, हमको सर्टिफिकेट देने का ऐसा कोई आधार नहीं है, हम नहीं देना चाह रहे सर्टिफिकेट। तो आप ना तो आर्टिकल 133 का लाभ ले सकते हैं, ना धारा 109 का लाभ ले सकते हैं। फिर आप कहाँ लाभ लेंगे? फिर आपको स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 के अंतर्गत जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना पड़ेगी, और वहाँ आपको स्पेशल लीव पिटीशन में आधार बताना पड़ेंगे कि क्यों आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। तब वहाँ आपको सेकंड वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके विरुद्ध आपको उपचार प्राप्त हो सकता है। तो ये सेकंड अपील का प्रावधान हम इसको डायरेक्ट न कहते हुए, दीज आर दी स्पेशल प्रोविजंस अगेंस्ट द अपील फॉर अपील अगेंस्ट द डिग्री पास्ड बाय द हाई कोर्ट इन फर्स्ट अपील। माने उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में पारित किसी भी डिग्री के विरुद्ध अगर किसी पक्षकार को कोई पीड़ा है तो उसके पास में उपचार क्या है। तो ये दो उपचार आपको बताए गए हैं। पहले उपचार में हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट का बंधन है,
और हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरा उपचार आर्टिकल 136 के अंतर्गत आपको स्पेशल लीव पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट में जाने का है। मेरा ख्याल है ये प्रोविजन आपको क्लियर होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया और आप धारा 109 और आर्टिकल 133 संविधान का इनके प्रावधानों का लाभ लेते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट में उस अपील की सुनवाई कैसे होगी, इसकी प्रक्रिया आपको दी गई है ऑर्डर 45। आदेश 45 में मेरा ख्याल है 12-14 नियम है, कितने हैं? तेरह नियम है। देयर आर 13 रूल्स। सॉरी, सोलह नियम है इसमें जो है। 17वां नियम जो है फेडरल न्यायालय में अपील, इसको रिपील कर दिया गया है। तो इन 16 नियमों में जो प्रक्रिया दी है, अब यहाँ पर हम दो प्रक्रिया हमारे सामने आ रही हैं जो है। एक तो सेकंड अपील अगर हाईकोर्ट में हुई है तो प्रक्रिया क्या होगी, आदेश 42 के अंतर्गत बताई गई है। आदेश 42 में सेकंड अपील होगी और आदेश 42 को आप पढ़ें तो उसमें आपको यही लिखने को मिलेगा कि बाकी के प्रावधान उसी प्रकार के लागू होंगे जो कि आदेश 41 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आदेश 42 में कोई अलग से प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। अगर आदेश 41 को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आप उस प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया आप यहाँ देख लीजिएगा। अब तीसरा हमारा जो आता है काइंड्स ऑफ अपील के बारे में जो हमने देखा, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अपील। फर्स्ट अपील, दैट इज अपील अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री। सेकंड अपील, दैट इज अपील अगेंस्ट द अपीलेट डिग्री। और तीसरी थी हमारी अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, आदेशों के विरुद्ध अपील। आदेशों के विरुद्ध अपील के संदर्भ में जो प्रावधान है, धारा 104, 105, 106, ये सब नोट करा चुका हूँ मेरा जहाँ तक ख्याल है आप लोगों को। माने मूल अपील का जो सारांश है, जो सिद्धांत है, वो आपको धारा 96 से 99 के बीच और आदेश 41 में मिलेगा। बाकी की जितनी भी प्रकार की अपील हैं उनका फाउंडेशन यही है, उनका आधार यही है। तो अगर आपने इस आधार को अगर ढंग से समझ लिया है तो आपको सेकंड अपील, अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स के बारे में धारा 104 में कुछ व्यवस्था दी गई है, किन किन आदेशों के विरुद्ध अपील होगी। उसी प्रकार आदेश 43 का नियम 1 में एक लिस्ट दी गई है, इनके विरुद्ध अपील होगी। धारा 105, 106 ये बताती हैं कि अन्य किसी आदेश के विरुद्ध, जिस आदेश के विरुद्ध अपील अनुज्ञा है उसके अलावा किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तो आदेश की अपील और डिग्री की अपील में फर्क क्या है? धारा 96 ये कहती है कि प्रत्येक डिग्री के विरुद्ध अपील होगी, ओरिजिनल डिग्री के विरुद्ध, लेकिन प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। तो कौन से आदेश के विरुद्ध अपील होगी, ये अब आपको याद रखने की चीज़ है। इसके लिए कोई चर्चा करने वाली या डिस्कशन करने वाली ऐसा कोई उसमें व्यवस्था नहीं है। तो आप तो एक तो आदेश 43 की जो नियम 1 में जो सूची दी गई है,
वो सूची आपको अपने दिमाग में कंप्यूटर में फिट करना पड़ेगी। 104 में भी कुछ है, धारा 35 या 35A वगैरह के अंतर्गत ऐसा जो दिया है उनको आपको देखना पड़ेगा। तो उसकी एक पूरी एक लिस्ट बना लो आप, कौन कौन से आदेश ऐसे हैं धारा 104 के अनुसार और आदेश 43 के नियम 1 के अनुसार जिनके विरुद्ध अपील हो सकती है। और आदेश 43 के अंतर्गत भी नियम 1 के बाद में वहाँ भी वही व्यवस्था मिलेगी कि आदेश 41 के प्रोविजन वहाँ उन अपीलों में भी प्रावधान लागू होंगे, वहाँ भी कोई अलग से कोई प्रक्रिया। तो प्रक्रिया अपील की जो है मुख्य प्रक्रिया वही है जो मूल डिग्री के विरुद्ध अपील में आदेश 41 के अंतर्गत वर्णित की गई है। बाकी की सेकंड अपील में, आदेशों के विरुद्ध अपील में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो आदेश 41 के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में प्रक्रिया 145 के ऑर्डर 45 के अंतर्गत दी गई है। बीच में एक आदेश और आता है, आदेश 44, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। आदेश 33 में आपने पढ़ा होगा सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति की ओर से बात कैसे पेश किया जाता है। तो सबसे पहले तो निर्धन व्यक्ति कौन है, आदेश 33 के नियम 1 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें स्पष्टीकरण में पूरी व्यवस्था दी गई है कि निर्धन व्यक्ति कौन है। हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सूट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे आप लोगों से, उसमें निर्धन व्यक्ति के विरुद्ध वाद भी आएगा, उस समय हम डिटेल में बताएंगे। तो निर्धन व्यक्ति के द्वारा अपील के संदर्भ में प्रावधान भी वही लागू, उसी प्रकार से लागू होते हैं जिस प्रकार से निर्धन व्यक्ति के विरुद्ध वाद में। तो निर्धन व्यक्ति के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया को अभी हम यहाँ इस स्टेज पर ड्रॉप करेंगे जो है, तो निर्धन व्यक्ति के विरुद्ध वाद की प्रक्रिया जब हम समझ लेंगे, उसके बाद जब निर्धन व्यक्ति की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद हम उस प्रक्रिया को उसके साथ में, तब तक आप उसको ऑर्डर 44 को पढ़ के जरूर तैयार रखिएगा। ऑर्डर 44 को आप पढ़ जरूर लीजिएगा जो है। तो हमारा ये अपील का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर समाप्त होता है कि अपील कहाँ होती है, किस प्रकार से होती है, अपील क्या है, अपील के ज्ञापन में क्या है, अपील में क्या क्या प्रावधान है, ये सारी व्यवस्थाएं जो आपको बताई हैं मैंने, इन चीज़ों को देखिएगा। इसके बाद भी अगर आपके समक्ष किसी भी प्रकार की कोई शंका है, आपको एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के बीच में पूरे 6 दिन का समय मिलता है। अगले सैटरडे के पहले, माने थर्सडे तक, सैटरडे के पहले तो फ्राइडे आता है, लेकिन मैं आपको थर्सडे का टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि थर्सडे तक आपकी जो भी शंका है, कोई डाउट्स हैं अपील के बारे में, तो आप एक वही अपने डाउट्स को लिखते हुए वहाँ माया के पास में आप वो पहुँचा दीजिएगा। आपकी स्लिप जो है आपको अगले लेक्चर में अपील के संदर्भ में जितने भी डाउट्स हैं किसी भी प्रकार का, प्रक्रिया के बारे में, प्रावधान के बारे में, वो अपन उस पर लास्ट चर्चा करेंगे। अदरवाइज फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट दी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, निष्पादन की कार्यवाहियों को हम प्रारंभ करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट।